Now finally we can come to the final point of section 34 is, let us suppose the charge that was initially framed was under section 149. Any substantive offense, imagine any one of them. For our example, let us imagine section 302 read with section 149. तो मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोग पहले माना गया था कि इन्वॉल्व थे. तो सवाल ये उठता है कि जब मान लीजिए केस कोर्ट के सामने आए, रिकॉर्ड और एविडेंस देखा जाए और एविडेंस प्रूव होने के एविडेंस जब कोर्ट स्क्रूटनाइज करे और उसके बाद पाए कि 149 का चार्ज नहीं बन रहा है, तो क्या कोर्ट को ये परमिशन है कि वो 149 के चार्ज को अल्टर करके 302 रेड विथ सेक्शन 34 में कन्विक्शन कर दे? क्या ऐसा रिकोर्स कोर्ट ले सकता है? इसका भी आंसर नेथाला पोथाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 149 आईपीसी इज नो बार फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्टिंग द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 302 read with section 34 IPC if the evidence discloses commission of an offense in furtherance of the common intention of the accused. तो कोर्ट ने सिंपली ये बोल दिया कि अगर 149 नहीं अप्लाई कर रहा है फैक्ट्स ऑफ द केस में और चार्ज उसका फ्रेम हुआ है रेड विथ सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी, तो ऐसे में अगर कोर्ट को दिख गया कि कॉमन इंटेंशन तो अक्यूज्ड का प्रूव हो रहा है पर कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं प्रूव हो पा रहा है 149 आईपीसी में, तो वो परमिसिबल है कि वो 302 रेड विथ सेक्शन 34 आईपीसी में कन्विक्शन कर दे. ये रिकोर्स कोर्ट को अलाउड है और ये कोर्ट कर सकता है. इसका रीज़न ये है कि सेक्शन 149 एंड 34 आईपीसी डील विद अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स who become liable to be punished as sharers in the commission of an offence. Thus, in a case where prosecution fails to prove that a number of members of unlawful assembly are 5 or more, the court can simply convict the guilty person with the aid of section 34 IPC, provided that there is adequate evidence on record to show that such accused shared a common intention to commit a crime in question. यही व्यू रिएटरेट किया गया है जीवन लाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में और हैमलेट एलियास सासी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में. ठीक है, तो ये सेटल्ड लॉ का पार्ट है. सो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू प्राइमरली इन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 आपको लेक्चर और नोट्स रेफर करने, इसके बाहर नहीं जाना है. और जब ये आपका कंप्लीट हो जाए देन यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन मूव ऑन टू द हायर एरियाज ऑफ रेफरिंग वॉल्यूम्स. बट ये प्राइमरली वॉल्यूम्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और जितनी भी चीज़ें उनका मिक्सचर है. फर्दर मोर आई विल गो टू दी अनदर केस दैट इज़ अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में क्या हुआ था, अपेलेंट्स जो थे वो सिर्फ 4 इन नंबर्स थे, सिर्फ 4 थे. तो उन पे जो चार्ज लगा हुआ था वो 149 का लगा हुआ था. ठीक है, 4 लोगों पे 149 लगा हुआ था. तो कोर्ट ने बोला कि 149 में कन्विक्शन होने के लिए अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए और अनलॉफुल असेंबली होने के लिए 5 लोग होने चाहिए मिनिमम. तो अगर वो 5 लोग नहीं हैं, इफ इट इज़ फाउंड कि there are 5% not there, then in that situation a person cannot be convicted for an offence under either section 149 or either any other substantive offence read with section 149. ध्यान रखिएगा 149 खुद भी ऑफेंस बनाता है, अनलाइक सेक्शन 34 इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस. तो ये पॉइंट मैं आपको इसीलिए अभी यहीं पे बता दे रहा हूँ कि देखिए 149 के लिए 5 लोग ज़रूरी हैं. अगर 5 लोग नहीं हुए, अनलॉफुल असेंबली नहीं हुई, तो 149 अप्लाई ही नहीं करेगा. फिर आपको देखना होगा कि क्या कॉमन इंटेंशन बन रहा है. अगर आपने देखा कॉमन इंटेंशन भी नहीं बन रहा तो उनको उनकी इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए ही पनिश किया जा सकता है. ठीक है. सिमिलरली नागा मल्लेश्वर राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेम ऑब्जर्वेशन किया था कि अक्यूज्ड वर ओनली कन्विक्टेड वर 4 इन नंबर, सिर्फ 4 थे, एंड प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट प्रूव्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पर्सन्स and the courts below have
have acquitted all the other persons in the offense. So section 149 cannot be invoked for convicting the 4 appellants here. It is not the case of the prosecution, apart from the said 15 persons, that there were other persons who were involved in the crime. When 11 other accused were acquitted, it means that their involvement in the offense has not been proved. It would also not be permissible to assume or conclude that others named or unnamed acted conjointly with the charged accused in the case, unless the charge itself specifically said so, and there was evidence to conclude that some other persons were also involved in the commission of the offense conjointly with the charged accused in the furtherance of common object. तो कोर्ट ने बोला कि आपने फैक्ट्स ऑफ द केस में सिर्फ 4 लोग को लाए हैं, आप और प्रोसिक्यूशन का केस ये है ही नहीं कि 4 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे. जैसे होता है नहीं है, 4 लोग तो रिकॉर्ड पे हैं पर अज्ञात और लोग थे, वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए या अरेस्ट नहीं हो पाए. तो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती तो कोर्ट ने कहा कि अगर अज्ञात लोग भी और होते या 4 लोग जो रिकॉर्ड पे हैं उनके अलावा भी और लोग हैं वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो सिचुएशन अलग हो जाती. तो वहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाती, वहाँ पे तो कन्विक्शन परमिसिबल था. लेकिन प्रोसिक्यूशन का जब केस यही है कि सिर्फ 4 कि मतलब ओरिजिनली 15 लोग थे, ओरिजिनली 15 लोग थे, 15 में से 11 अक्विट हो गए. प्रोसिक्यूशन का ये केस ही नहीं है कि 15 से ज़्यादा लोग थे. ठीक है, तो बचे कितने? 4 लोग बचे. 15 में से 11 गए तो 4 लोग बचे. तो जब प्रोसिक्यूशन का यही केस था कि मैक्सिमम 15 लोग हैं, तो उनको कैसे कन्विक्ट करवा सकता है वो सेक्शन 149 में, जब 11 लोग अक्विटी हो चुके हैं तो 4 बचे. तो हेंस दे कैन नॉट बी कन्विक्टेड बाय द एड ऑफ सेक्शन 149. तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि अगर इसी केस में प्रोसिक्यूशन बोलता नहीं इससे भी ज़्यादा लोग थे, 15 से भी ज़्यादा लोग थे, और तब जाके अभी हम लोग ने सिर्फ 15 लोग को आइडेंटिफाई करके ढूंढा है, बाकियों की तलाश अभी जारी है, तो सिचुएशन हो सकता है डिफरेंट होती. तब कोर्ट कह देता कि ये जो 15 लोग रिकॉर्ड पे हैं उनको, उनमें से अगर हम 11 अक्विट भी कर देते हैं तब भी जो 4 लोग बचे, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट अगर उन लोगों के साथ जो अभी रिकॉर्ड पे नहीं हैं, जो अभी ढूंढने नहीं जा पाए, उनके साथ अगर लिंक्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, तब तो इन चारों लोगों को 149 से रेड विथ कन्विक्शन कर दिया जाता, एज वॉज द केस इन सेक्शन 34 एज वेल, जो कल आपको 3 इलस्ट्रेशन बताए थे, वो भी करवाया जा सकता है. लेकिन आप यही चीज़ तब नहीं कर सकते जब आपका केस ही ये है कि मैक्सिमम 15 लोग शामिल थे और कोर्ट ने 15 में से 11 को अक्विट कर दिया, तो मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट बना नहीं. और जब कॉमन ऑब्जेक्ट बना ही नहीं तो आप उसका कन्विक्शन कैसे कर सकते हैं उनको उस सेक्शन में. ये सिमिलर है जैसे सेक्शन 34 में अभी मैंने आपको बताया था. इसलिए मैं सेक्शन 34 के साथ थोड़ा 149 का ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है पूरी चीज़ को ढंग से समझने के लिए. ठीक है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में जैसे ये सवाल एकदम से राइज ना करे. जब 149 आएगा तो हम उसको और डिटेल में जाएंगे इसमें क्या क्या था. लेकिन मैं सिंपली ये इशू को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल राइज करे कि अच्छा अगर 34 में ऐसा है तो 149 में भी क्या ऐसा होगा, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट का एक और केस है दहारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग एट द फाइनल स्टेज पे नहीं हैं, या नंबर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन रिड्यूस होके 5 से कम हो जाते हैं, तो 149 का चार्ज नहीं लगा सकते आप. ऑलराइट, एक सिचुएशन ये है कि जब प्रोसिक्यूशन सिर्फ 4 लोगों को लाया है और बता रहा है कि कोई अज्ञात पर्सन नहीं है, तो 149 नहीं लगा सकते, ये तो कॉमन सेंस की बात है. लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि मान लीजिए ओरिजिनली लाया 20 लोग, 20 में से 17 लोग अक्विट हो गए, तो बचे कितने? 3. तो अब ऐसे में भी 149 नहीं अप्लाई हो सकता अगर प्रोसिक्यूशन का केस यही है कि ये सिर्फ 20 लोग इन्वॉल्व थे और कोई लोग नहीं इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा नहीं गया है. अगर वो होता तो बात अलग हो जाती. तो सुप्रीम कोर्ट ने दहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी यही बात की कि कन्विक्शन कैन नॉट बी मेड विद द एड ऑफ सेक्शन 149 आईपीसी, particularly when upon acquittal of some of the accused the total number of persons stand reduced to less than 5, and it is not the case of the prosecution that there are in fact some other accused persons who have not yet been put to trial. However, it is also a settled legal proposition that in fact
that in such a factual situation, High Court can, and it is allowed to the High Court or any other superior court to convict the appellant under section 302 read with section 34 IPC. तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये पॉइंट आंसर कर दिया इन द हारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी दैट it is permissible to the High Court to actually convict a person with the aid of common intention even though there was no charge framed. ओरिजिनल चार्ज जब 149 का था तो वहाँ पे 34 तो एनविसेज किया नहीं था अक्यूज पर्सनस ने, लेकिन अगर जब हाई कोर्ट अपील सुन रहा है, क्योंकि देखिए 302 का के केस में हाई कोर्ट की बात क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 302 का केस सेशंस कोर्ट ट्राई करता है, तो सेशंस कोर्ट से जब अपील जाएगी हाई कोर्ट में जाएगी, इसलिए हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। लेकिन यही काम आपका सेशंस कोर्ट भी कर सकता है अगर सेशंस कोर्ट के सामने ऐसा मैटर आता है, ठीक है। अगर सेशंस कोर्ट अगर उसको ट्राई कर रहा है और 149 से मैटर मान लीजिए 5 से कम लोगों के अक्यूज में रह गया है, 5 से कम अक्यूज रह गए, तो ऐसे केस में अगर सेशन जज को लगता है कि कॉमन इंटेंशन इन लोग का साबित हो गया, तो कॉमन इंटेंशन के लिए वो भी पनिश कर सकता है। दहारी वर्सेस स्टेट में जो अपील गई थी वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लीगल प्रोपोजिशन है कि इन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे नंबर ऑफ अक्यूज पर्सन 5 से कम हो जाते हैं या नंबर ऑफ अक्यूज पर्सन प्रोसिक्यूशन के पॉइंट पे 5 ही रहते हैं और प्रोसिक्यूशन का ये केस है ही नहीं कि अदर अक्यूज जो हैं वो अभी ट्रायल पे नहीं लाए गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट कैन कन्विक्ट द अपेलेंट्स अंडर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के लिए पनिश कर सकता है, इवन दो ओरिजिनल चार्ज जो था वो सेक्शन 149 आईपीसी का था, ठीक है। सिमिलरली बॉल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी यही बात कही थी कि इसमें क्या हुआ था, देयर वर 3 अक्यूज चार्ज विद द ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 आईपीसी, सेशंस कोर्ट कन्विक्टेड ऑल ऑफ देम, ठीक है। इन अपील हाई कोर्ट ने क्या किया, अक्विटेड वन ऑफ द अक्यूज्ड एंड ऑल्टर्ड द सेंटेंस ऑफ द अदर अक्यूज्ड टू 325 रेड विथ सेक्शन 109 of the IPC. 109 is about the abatement when an act is committed, वो punishment for abatement है, ठीक है। 109 IPC when किसी भी abatement का कोई express provision नहीं है। लेकिन जो थर्ड अक्यूज का जो कन्विक्शन था इस केस में बॉल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, उसको सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 आईपीसी को सेक्शन 302 आईपीसी सिंप्लिसिटर कर दिया, मतलब 34 हटा दिया। मैं फिर एक बार रिटरेट कर रहा हूँ इस केस में क्या हुआ था, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। 3 अक्यूज्ड थे, तीनों पे 302 का चार्ज लगा था रेड विथ 34 आईपीसी, ठीक है। और अपील पे मैटर गया, हाई कोर्ट ने एक अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया और सेंटेंस को ऑल्टर कर दिया दूसरे अक्यूज्ड का टू सेक्शन 325 आईपीसी, दैट इज ग्रीवियस हर्ट रेड विथ सेक्शन 109 आईपीसी, ठीक है। बट द कन्विक्शन ऑफ द थर्ड अक्यूज जो था उसका 302 रेड विथ 34 आईपीसी को 302 सिंप्लिसिटर बना दिया, ठीक है। 34 हटा दिया, उस अक्यूज्ड को उसकी इंडिविजुअल एक्ट के लिए पनिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, अब चूंकि हुआ क्या, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन का केस क्या है। प्राइमरली प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि ये सिर्फ 3 लोग थे, ठीक है। 3 लोग थे, 3 में से सेशंस कोर्ट ने तीनों को 302 रेड विथ 34 की सज़ा दी, ठीक है, 34 आईपीसी। पर हाई कोर्ट ने एक को अक्विट किया, एक की सज़ा ऑल्टर की और तीसरे को 302 सिंप्लिसिटर में कन्विक्टेड रखा, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट सेज कि अब चूंकि हाई कोर्ट ने सेक्शन 302 सिंप्लिसिटर में एक व्यक्ति को कन्विक्ट किया है,
तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन को सारी इंजरीज बताने की ज़रूरत है कि कौन किस इंजरी के लिए ज़िम्मेदार है और किसकी इंजरी की वजह से फेटल ब्लो हुआ। तो प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि जो फेटल ब्लो है ये जो थर्ड अक्यूज जो अपील कर रहा है उसकी लाठी से हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, अगर कॉमन इंटेंशन को रीड करके आपका कन्विक्शन होता तो ऐसे केस में तो आप इंडिविजुअल इंजरी की सबकी ओवर्ट एक्ट को बताना ज़रूरी नहीं होता या साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है केस में। लेकिन चूंकि आपको इंडिविजुअल सेक्शंस में सज़ा मिली है और इन दिस केस अपेलेंट जो 302 सिंप्लिसिटर से अपील कर रहा है आपको उसकी सज़ा मिली है, तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंजरी जो अक्यूज्ड को लगी है उसको दिखाना पड़ेगा कि इन्हीं की जो इंजरी थी उससे फेटल ब्लो हुआ। तो कोर्ट ने बोला कि 2 लोगों ने लाठी सर पे मारी थी इसमें, जिसमें से एक का जो चार्ज ऑल्टर किया है हाई कोर्ट ने 325 में केस में हाई कोर्ट ने एक का 325 में चार्ज वो सेंटेंस ऑल्टर किया था और एक का 302 सिंप्लिसिटर रखा और एक को अक्विट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि जो पहली इंजरी जिसने की, हो सकता है कि ये जो तीसरे अक्यूज जो हमारे सामने अपील कर रहे हैं इनका जो पहला वार था उसने थोड़ा डैमेज किया हो, लेकिन जो दूसरा वार डिसीज्ड के सर पे जो दूसरे अक्यूज ने किया था हो सकता है उसने ज़्यादा फ्रैक्चर किए हों, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्चर उसकी वजह से आए हों। तो क्योंकि ये नहीं दिख पा रहा है, प्रोसिक्यूशन ने ये एग्जैक्टली नहीं बता पाया कि किसका ब्लो फेटल ज़्यादा था, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इस केस में क्या कहता है 2 फेटल इंजरीज जो थी दोनों को डिवाइड कर दिया और ये देखा कि किसकी इंडिविजुअल एक्ट किसने की है। तो कोर्ट ने बोला इस केस में हमें डाउट है, ठीक है, और उसने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें सही प्लेस जो होगी कन्विक्शन की वो 325 आईपीसी में होगी, ना कि सेक्शन 302 आईपीसी में, क्योंकि 302 सिंप्लिसिटर जब लगता है तो आपको इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा कि किसका फेटल ब्लो किसको लगा और किसकी ब्लो की वजह से मौत हुई। तो केस में पता चला 2 अक्यूज ने दोनों पे सर पे लाठी मारी थी, ये तो दिख गया फेटल ब्लो लाठी से है, लेकिन किसकी लाठी से कितना फेटल ब्लो हुआ ये नहीं बता पाए ढंग से। तो कोर्ट ने इंजरीज डिवाइड कर दी। कोर्ट ने इस केस में पाया कि अगर एक को बेनिफिट मिला हुआ है 325 का, और ये भी तो हो सकता है कि पहली लाठी की चोट के बाद जिसमें से एक थोड़ा फ्रैक्चर हुआ हो, तो जो दूसरी लाठी की चोट जो दूसरे अक्यूज ने मारी हो सकता है मल्टीपल फ्रैक्चर्स उसकी वजह से हों। तो ऐसे केस में बहुत क्लियरली नहीं पता चल पा रहा है कि किसका फेटल ब्लो ज़्यादा था और कौन मौत का और मर्डर का ज़्यादा जिम्मेदार है डिसीज्ड के। तो ऐसे केस में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने इस थर्ड अक्यूज्ड को जो अपील कर रहा था इसको 302 आईपीसी में सज़ा दी थी हाई कोर्ट ने, उसके कन्विक्शन को ऑल्टर करके उसने सेक्शन 325 आईपीसी में कन्वर्ट कर दिया और उसको 7 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। यही ध्यान रखिएगा कि जब 34 हट जाता है, ये केस मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है, इससे आपको ये पता हो कि जब 34 हटता है तो क्या सिचुएशन होती है। तब तो ऑफेंसेस अपने प्राइमरी नेचर में काम करेंगे, वहाँ पे विकेरियस लायबिलिटी का सवाल नहीं उठता। और जब वो प्राइमरी नेचर में काम करते हैं तो हर इंडिविजुअल की एक्ट दिखानी पड़ती है कि उसकी कौन सी एक्ट की वजह से कौन सा ऑफेंस हुआ और क्या ऑफेंसेस के पैरामीटर सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर यहीं पे 34 लगा होता और बाकी अक्यूज भी कन्विक्टेड होते अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34 और वही अपेलेंट ये ग्राउंड लेता कि देखिए मेरी लाठी से तो कम चोट लगी थी, उसकी लाठी से ज़्यादा चोट लगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे कह देता कि विकेरियस लायबिलिटी के केसेस में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि किसकी इंडिविजुअल किसकी ओवर्ट एक्ट की वजह से एक पर्टिकुलर ऑफेंस कॉज हुआ है, बस ये दिखाना ज़रूरी कि कॉमन इंटेंशन था या नहीं। इन द केस ऑफ सेक्शन 34 और 149 के केस में कॉमन ऑब्जेक्ट
था या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे मियर पार्टिसिपेशन या मियर मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली किसी को पनिश करवा सकती है। पर जब इंडिविजुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हर एक्ट दिखानी पड़ती है कि वो कैसे कनेक्टेड है डिसीज्ड की डेथ से, और क्या जो अक्यूज्ड है जिसने एक पर्टिकुलर एक्ट की जिससे डिसीज्ड की डेथ हुई, क्या वो उस इंटेंशन से की कि वो मर जाए। ये सारी चीज़ें फिर आपको मर्डर के पैरामीटर्स में सेटिस्फाई करनी होंगी। तो फिर जब मर्डर पे आएंगे देन यू विल गेट टू नो द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 300 आईपीसी। लेकिन अभी तक ये 34 का जितना भी मैटर था ये ख़त्म हो चुका है। प्राइमरली मैंने आपको उसके मेन पॉइंट्स बता दिए कि मेन सब्सटेंस क्या है, एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, प्रायर कंसर्ट और प्री अरेंज्ड प्लान, ठीक है। प्रायर प्री अरेंज्ड प्लान कैन अराइज ऑन द स्पॉट। फिर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओवर्ट एक्ट इज़ नॉट नेसेसरी, कोई भी ओवर्ट एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओमिशन भी चल जाएगा। बस ये जो एक्ट और ओमिशन है शुड बी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। ओवर्ट एक्ट साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ में एक लास्ट पॉइंट क्या है कि कॉमन इंटेंशन कैन बी प्रूव्ड आइदर बाय द इन्फेरेंस ऑफ द फ्रॉम द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और बाय योर डायरेक्ट एविडेंस। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कंडक्ट आ जाएगा, करॉबोरेशन आ जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। इट इज़ ऑफ अ वेरी वाइड इम्पोर्ट। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी एविडेंस एक्ट में क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या क्या आ सकता है, क्या चीज़ कैसे कन्विक्ट, क्या क्या चीज़ें कैसे यूज़ हो सकती हैं। तो 6 पॉइंट्स का है सेक्शन 34 और ये 6 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। अब उन 6 पॉइंट्स को एलैबोरेट करने के लिए मुझे आपको इतने केस लॉ और एक्सप्लेनेशन और बाकी चीज़ें देनी पड़ी जिससे आपका जो पूरा पॉइंट है वो एक्सप्रेसली आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ किस चीज़ से डील कर रही है, क्या इलस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, किस नेचर में काम करता है। और ये आपको एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग और एक वर्किंग नॉलेज सेक्शन 34 आईपीसी को देने के लिए है। तो इसको आप एग्जामिनेशन में भी कोट कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस में भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग फॉर डिफेंस। अब जैसे अब जो यही केस के जो मैंने अभी आपको फैक्ट बताए, बॉल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, आप इसमें भी क्या कहते हैं, कोई अगर व्यक्ति अगर कन्विक्टेड होता और आप उसके डिफेंस लॉयर होते तो आप सेंटेंस को कम करवा लेते, जो 302 में से एक्विटेड दिला लेते और ऑफेंस 325 साबित कर देते या कल्पेबल होमिसाइड साबित कर देते। तो ये सारी एबिलिटी आने के लिए प्रैक्टिस में यही तो होता है। एज ए डिफेंस लॉयर योर जॉब इज़ आइडर टू गेट एन अक्विटल। ये तो बेस्ट है कि अगर आप अक्विटल कर लें, उससे भी बेस्ट होता है आप डिस्चार्ज करवा लें। लेकिन अगर आपको पता है आपके क्लाइंट ने कोई ऑफेंस किया है, तो ऐसे केस में आप कोशिश करते हैं कि उसको लेसर ऑफेंस के लिए आप कन्विक्शन करवा दें जिससे सज़ा कम हो। तो उसको जानने के लिए कि आप लेसर ऑफेंस में कैसे कन्वर्ट कराएंगे, उसके लिए तो पहले आपको 34 के पैरामीटर्स जानने होंगे ना। देखिए, इन ऑर्डर टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स यू शुड फर्स्ट नो एवरीथिंग दैट इज़ विद इन द बॉक्स। पहले बॉक्स के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है वो जान लीजिए, देन यू हैव द एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। सो प्राइमरली वी हैव फिनिश दिस। तो इससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी जुडिशरी के लिए नॉलेज, और जैसे अगर आप जज बन जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली अप्रिशिएट द पोजीशन ऑफ सेक्शन 34 और कैसे प्रॉपरली उसे गिवन फैक्ट्स में अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जाएगा। ऑल राइट, सो नाउ विल प्रॉपरली स्टार्ट विद ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक जो हमें डील करना होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नुआंसेस हैं, वह है सेक्शन 149 आईपीसी में। पर 149 आईपीसी में आने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, व्हाट इज़ अनलॉफुल असेंबली। सो फॉर दैट यू रेफर टू सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी। An assembly of 5 or more persons is designated as unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is to overawe by criminal force or to show criminal force the central or the any state government or parliament or the legislature of any state। तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं
कि टू शो क्रिमिनल फोर्स टू एनी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, बीट स्टेट और सेंटर के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं, और एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। तो अगर आप क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को या किसी पब्लिक सर्वेंट को, और आपकी तादाद 5 या 5 से ज़्यादा है, देन it could be termed as unlawful assembly if your common object of these 5 or more persons, if the common object of the assembly is to show criminal force to the designated persons that I just told you. Second is to resist the execution of any law or any legal process. फर्स्ट और सेकंड के मैं आपको 2 इलस्ट्रेशन देता हूँ। आप मान लीजिए एक जुडिशियल ऑफिसर है, ठीक है, और आप मान लीजिए कोई बहुत ही सेंसिटिव केस पे एक जजमेंट देने जा रहे हैं, और ऐसे में एक कम्युनिटी है जो आपके जजमेंट से सेटिस्फाइड, उसको लगता है शायद आप उसके खिलाफ जजमेंट देते हैं, तो वो 100-200 की भीड़ में कोशिश करते हैं कि वो आपके कोर्ट के बाहर आ जाएं और थोड़ा तोड़फोड़ करें जिससे आप डर जाएं। So if they do that, the common object of that assembly is to show criminal force to you. So what assembly is that? That is an unlawful assembly. बाकी के nuances पे हम आएंगे, पर अभी आप unlawful assembly समझिए क्या होती है, क्योंकि इसका common object क्या था? To show criminal force to you who is a judge, and since you are a public servant, this will be covered under the first definition. Second is to resist the execution of any law or any legal process. अब मान लीजिए आपने किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को कन्विक्ट कर दिया और अब आप उसे सेंटेंस करने वाले हैं। तो जब आप उसे सेंटेंस करने वाले हैं तो रकस बहुत क्रिएट होता है। आपने उसके बाद भी सेंटेंस पास कर दिया कि मैं पॉलिटिशियन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता हूँ। तो जब उसे पुलिस ले जा रही है तो फिर वो भीड़ आ जाती है और उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, नारेबाजी करने लगती है कि हम ले नहीं जाने देंगे, और तोड़फोड़ मचाने लगती है, और जो पॉलिटिशियन है उसको लॉ की गिरफ्त से निकालने की कोशिश करती है। तो हेयर इट फॉल्स विद इन द सेकंड क्लॉज, बिकॉज व्हाट दिस असेंबली इज डूइंग इज रेजिस्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड अ लीगल प्रोसेस। आपने सेंटेंस दिया, तो अब सेंटेंस जब दिया तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है और जब उसको रोकने की कोशिश की जा रही है तो हेयर इट विल फॉल अंडर द सेकंड क्लॉज। एक इलस्ट्रेशन, इसमें मिलियंस इलस्ट्रेशन आ सकते हैं, पर ये मैं आपको सिंप्लीफाई और समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, आपने कहा इसका ताला खुलवाओ, और आपने ताला खुलवाया उसका, और फिर जितने भी कोर्ट के ऑफिसर्स गए थे वो कोर्ट की डिक्री के अंडर काम कर रहे थे। पता चला वहाँ से एक जिसके खिलाफ जजमेंट गया था वो अपने साथ 100-200 लोगों को लेके आया और वो वहाँ पे रकस क्रिएट करने लगा, और जितने भी ऑफिसर्स थे उन्हें भगाने की कोशिश की, और ये मेड श्योर कर लिया कि प्रॉपर्टी का ताला किसी भी तरीके से ना खुले। तो यहाँ पे ही हैज़ रेजिस्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल प्रोसेस, ये सेकेंड क्लॉज में फॉल करेगा। Third is to commit any mischief or criminal trespass or other offense। ठीक है, तो थर्ड क्लॉज में आपका है मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ऑलराइट, तो मिस्चिफ कहाँ पे डिफाइंड है? मिस्चिफ आपका डिफाइंड है अंडर सेक्शन 425। क्रिमिनल ट्रेसपास आपका डिफाइंड है अंडर सेक्शन 441। आपका जो क्रिमिनल फोर्स है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 350 ऑफ द आईपीसी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की डेफिनेशन दी गई है। हम लोग उसको प्राइमरली बाद में डील करेंगे क्योंकि वो अपने आप में अब एक अलग से चैप्टर हैं, तो उनको जैसे वो आएंगे तो उनको वैसे उनके हिसाब से ज़्यादा डील करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, रादर देन यहाँ पे बताना, क्योंकि वरना फिर जो डिस्कशन का कोर्स है वो एकदम दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। और फोर्थ है
बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो ये वही क्रिमिनल फोर्स है जो डिफाइंड अंडर सेक्शन 320। और क्रिमिनल फोर्स का बड़ा हाई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर मैंने क्रिमिनल इंटेंशन से आपका कॉलर पकड़ लिया, ठीक है, तो क्रिमिनल फोर्स में आ जाएगा, दैट इज़ ए क्रिमिनल फोर्स। धक्का दे दिया आपको, क्रिमिनल फोर्स है ये। तो ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड जो है ना क्रिमिनल फोर्स के लिए बहुत लो होता है। क्रिमिनल फोर्स हर्ट नहीं होता, हर्ट अलग होती है। अगर धक्का भी दे दिया वो भी क्रिमिनल फोर्स में आ जाता है। ये बस एक छोटे सा नुआंस है जो अभी आपको क्रिमिनल फोर्स का बता रहा हूँ। क्रिमिनल फोर्स में डिटेल में हम लोग आएंगे आगे। फोर्थ पॉइंट है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी or to deprive any person of any enjoyment of a right of way or use of water or incorporeal right of to which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right। तो इसको छोटा आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर क्रिमिनल फोर्स दिखाई जाती है किसी ईजमेंट्री राइट्स के लॉफुल एक्सरसाइज को रोकने के लिए, तो भी वो अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट ये है कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी छीन लें या किसी लॉफुल पर्सन जो एक ईजमेंट्री राइट या प्रॉपर्टी राइट्स एंजॉय कर रहा है उसके राइट्स को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करें या ले लें, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में जाता है। ऐसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली ही कहा जाता है जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट ये करना है। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई ना, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अनलॉफुल माना जाता है। और जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है, जो भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग ऐसा ऑब्जेक्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में जाएंगे। और 5वां एंड लास्ट क्या है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और टू शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू what he is not legally bound to do or omit to do what he is legally entitled to do। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर लोगों को ये क्लॉज समझ में नहीं आता। अब आप जानते हैं कि जजेस एक ओथ लेते हैं और ओथ उनकी क्या कहती है कि दे हैव टू एक्सरसाइज देयर जजमेंट विदाउट एनी फियर, फेवर और इल विल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ओथ लेते हैं टू डिफेंड एंड गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बात आप ऐसे सोचिए, सुप्रीम कोर्ट्स के पास जनरली पावर है फांसी देने की, प्रेसिडेंट के पास पावर है मर्सी देने की। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल इसी पावर से ही ले सकते हैं। अब मान लीजिए एक ड्रेडेड टेररिस्ट है, बहुत ड्रेडेड टेररिस्ट है, उसका फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, जैसे बुरहान वानी का फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था। तो अगर मान लीजिए कोई जज राइटफुली किसी टेररिस्ट को फांसी देना चाहता है वो, और वहाँ पे जज के सामने फैक्ट ऐसे प्रूव हो जाते हैं कि केस में फांसी ही देनी चाहिए, और वहाँ पे अगर कोई असेंबली आ जाए जो वहाँ पे क्रिमिनल फोर्स शो करे टू कंपेल द जज टू ओमिट टू डू वॉज ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू। ठीक है, तो ऐसे केस में जज फांसी की सज़ा दे सकता है, पर क्या करवाया जा रहा है उससे कि तुम सज़ा नहीं दोगे। या मान लीजिए असेंबली, जैसे ये पंजाब में बहुत हुआ था, पंजाब में जब खालिस्तानी टेररिस्ट ने ले लिया था, तो पंजाब में ऐसे केस हुए थे जहाँ पे जजेस के सर पे पिस्टल तान के उनसे बेल ऑर्डर भी लिए गए थे। उसके बाद जजेस को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, कि मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस में ये सिचुएशन आई थी, तो उसके बाद उनको हाई सिक्योरिटी अलॉट की गई थी। तो अगर ऐसे केस में उनसे कोई कंपल्शन में ऑर्डर लिया जाता है तो ये 5th क्लॉज में फॉल करेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी असेंबली उनसे कंपेल करवाती है, क्रिमिनल फोर्स दिखाती है, तो वो 5th क्लॉज में फॉल करेगी। क्यों? बिकॉज you have made a judge to make an order against his will। और अगर मान लीजिए वो फांसी देने वाला था और आप कहते हो फांसी की सज़ा नहीं दोगे, या आप कहते हो कि कन्विक्शन हम किसी हाल में नहीं होने देंगे उसका, तो you have made him omit what he is legally entitled to do। तो
तो खैर ये तो मैंने एक पब्लिक सर्वेंट का एग्जाम्पल दे दिया। वैसे ही अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मर्सी दे सकते हैं तो वो अगर मर्सी देना चाहते हैं और आप 5 और 10-20 लोग गैदर हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं हम होने नहीं देंगे और क्रिमिनल फोर्स दिखाने लगते हैं, सो दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओमिट्स टू ग्रांट मर्सी, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट पे कन्फाइंड नहीं है। क्लॉज फिफ्थ बहुत बड़ा है। अब क्लॉज फिफ्थ इतना बड़ा है कि आप प्राइवेट पर्सन्स, हम प्राइवेट पर्सन्स भी इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए जो थर्ड क्लॉज है और जो फोर्थ क्लॉज है, क्योंकि थर्ड क्लॉज तो कहता है कि मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस कर रहे हो, कोई भी ऑफेंस जो आईपीसी में, मिसचिफ भी आ गया, क्रिमिनल ट्रेसपास आ गया या आईपीसी का कोई भी ऑफेंस, ये करने के लिए अगर आप बाहर निकले हैं 5 या 5 से ज़्यादा और आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है मिसचिफ, ट्रेसपास या अदर ऑफेंस करने का, तो यू आर एन अनलॉफुल असेंबली। लेकिन और फोर्थ क्लॉज में आपका क्या है, क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स जो प्रॉपर्टी राइट्स के लिए होते हैं, तो ये प्राइवेट पर्सन्स भी इसकी कैटेगरी में आते हैं और फिफ्थ क्लॉज में भी प्राइवेट पर्सन्स आते हैं। तो जैसे आप ऐसे इमेजिन करिए, आपको कार चलाने का राइट है। अगर मान लीजिए आपकी कार बहुत एंटीक है, बहुत ख़ास है, और कल को एक मॉब आ जाए, वो कहे कि हम आपको गाड़ी नहीं चलाने देंगे क्योंकि ये गाड़ी बहुत एंटीक है, इससे हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाऊँगा। पर वो आपको क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं, कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो विल किल यू। तो ऐसे केस में, इन दिस केस, ये भी तो पॉसिबल है कि अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड। फिफ्थ केस में व्हेन यू हैव कंपेल्ड अ पर्सन जिसका लॉफुल राइट है अपनी एंटीक कार चलाना, जो अपनी कार चला सकता है, अगर आप उसको चलाने से रोकते हैं इन अ असेंबली ऑफ 5 और मोर by the use of criminal force, so you are making him omit what he is legally entitled to do। आप उससे वो चीज़ ओमिट करवा रहे हो जो उसका लॉफुल राइट है एक्सरसाइज करने का। तो ये किस में आ गया, ये भी ऐसे जो भी कार्य करेगा वो अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में जाएंगे अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, और फिफ्थ क्लॉज के अंडर फॉल करेंगे। अब क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। तो जैसे अगर आप लीगली बाउंड नहीं हैं कोई चेक देने के लिए, मान लीजिए यू आर नॉट लीगली बाउंड टू गिव एनी पर्सन अ चेक, कोई भी गिफ्ट देने के लिए आप बाउंड तो होते नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कल को 20 लोग गैदर हो जाएं और कहें कि आपको पर्टिकुलर पर्सन को गिफ्ट देना पड़ेगा हर हाल में, और अगर नहीं देंगे तो फिर वो आपको क्रिमिनल फोर्स दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में वो आपको क्या करवा रहे हैं, दे आर कंपेलिंग यू टू डू व्हाट यू आर नॉट लीगली बाउंड टू डू। आप बाउंड नहीं हो वो करने के लिए, और वो क्रिमिनल फोर्स दिखा के आपसे करवा रहे हैं। एक तो इसका मैंने जज वाला और प्रेसिडेंट वाला एग्जाम्पल दे दिया, और एक ये प्राइवेट पर्सन वाला दे रहा हूँ। तो जब वो आपसे ऐसा काम करवाते हैं ना, फिफ्थ क्लॉज में जाएगा ये, ठीक है। और अगर अदर ऑफेंस जो थर्ड क्लॉज है वो तो इतना ज़्यादा वाइड है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन तब भी ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन दे दी जिससे आपको प्रॉपरली पता चले कि चीज़ों का स्कोप क्या है। फिर एक्सप्लेनेशन है, असेंबली विच इज़ नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज़ असेंबल्ड में सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। तो आप जितनी प्रोटेस्ट देखते हैं बाहर, ये ध्यान रखिएगा, दे आर सेकेंड्स अवे फ्रॉम बिकमिंग अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई भीड़ है, लार्ज नंबर पे गैदर्ड है, और ये देखा गया कि जो भीड़ अपना सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक खो रही है और वो वायलेंट हो रही है, तो इवन दो जब उन्होंने लाइसेंस लिया था और काफ़ी टाइम वो पीसफुल रहे थे, बट विद इन सेकेंड्स एक लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर हो सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक बार वो अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर हुई फॉर अ पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्ट, तो अगर वो कॉमन ऑब्जेक्ट प्रोसिक्यूट हुआ एंड इफ अ मेंबर इज फाउंड टू बी a member of that unlawful assembly in the prosecution of that common object, then he will be held liable for that prosecution of common object, whatever that may be, even though he has not committed that particular act. तो even though उसने कोई एक्ट ना कमिट की हो स्पॉट पे, तब भी for being a member of that unlawful assembly he'll be punished.
ये सेक्शन 34 की तरह है, पर है उससे बहुत वाइड. इट इज़ कॉमन ऑब्जेक्ट इज मच वाइडर देन सेक्शन 34, क्योंकि कम से कम सेक्शन 34 के लिए पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है. सेक्शन 149 के लिए मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट, पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. सेक्शन 149 में जैसे ही आप पता चला कि आप मेंबर हैं अनलॉफुल असेंबली के, और अनलॉफुल असेंबली ने अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के चलते किसी का मर्डर कर दिया, तो मेयरली फॉर द फैक्ट दैट यू आर मेंबर यू विल बी कन्विक्टेड, इवन दो आपने कोई एक्ट नहीं की, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपका बस इतना सा ऑफेंस था कि आप मेंबर रहे अनलॉफुल असेंबली के, देन यू विल बी कन्विक्टेड फॉर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 149 IPC. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो टू प्रोटेस्ट. अगर प्रोटेस्ट लॉफुल हो गई और उस क्या कहते हैं, सॉरी, एक लॉफुल प्रोटेस्ट में अनलॉफुल चीज़ें हो गई और प्रोटेस्ट बाद में अनलॉफुल इन नेचर हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में इट कैन स्पेल अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लॉफुल असेंबली हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए लॉफुल हो, पर उसको अनलॉफुल डिक्लेयर होने में कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे. प्राइमरली प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होता है आपको, क्योंकि लाइसेंस उसके लिए लेना पड़ता है पुलिस से, कुछ स्टेट्स में DM से भी लेना पड़ता है, और उसके बाद इन्फॉर्म करना होता है कौन से डेजिग्नेटेड स्पॉट पे आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद उन्हीं पैरामीटर्स में करना चाहिए. आप वायलेंट नहीं हो सकते, और फिर इन्फॉर्म करना चाहिए ऑर्गेनाइज़र कौन है, परमिशन लेने के बाद ही आप ये कर सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, जो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है ना अंडर आर्टिकल 19, यू डू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट. वो राइट टू क्या कहते हैं, फॉर्म एन एसोसिएशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों की कैटेगरी में आता है. प्राइमरली वो आर्टिकल 19 के ही अंडर फॉल करता है, लेकिन ध्यान रखिए इट इज़ अ रेगुलेटेड राइट, इट इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट. क्योंकि 19 क्लॉज 1B में जो कहता है ना, यू कैन यू हैव द ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू असेंबल पीसीबली विदाउट आर्म्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), जो वो A और B है ना, दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर. ये दोनों ही सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया हैं. तो ध्यान रखिएगा, इनके अनलिमिटेड स्कोप नहीं होते. आपका राइट टू प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आर्टिकल 19 से निकलती हैं, पर ये अनलिमिटेड इन स्कोप नहीं है. दे आर बोथ सब्जेक्ट टू व्हाट, दे आर बोथ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर. तो इवन दो आपने लॉफुली सारा काम किया और बाद में आप अनलॉफुल हो गए, बाद में असेंबली अनलॉफुल हो गई, तो ध्यान रखिएगा उसका जो फॉल आउट होगा ना, वो हर उस मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली पे होगा who was the member of that particular assembly during the time the common object was prosecuted. तो common object मान लीजिए किसी lawful assembly का पहले प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन बाद में थोड़ी प्रोवोकेशन के बाद उनका कॉमन ऑब्जेक्ट स्पॉट पे अराइज किया कि चलो पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं. तो ये जो उनका जो इंटेंशन स्पॉट पे अराइज किया है ना, तो जितने भी मेंबर्स थे अनलॉफुल असेंबली का, वो पार्टिसिपेटेड इन दैट, और वो आर द मेंबर ऑफ, वो आर ओनली मेंबर ऑफ दैट, सिर्फ मेंबर ही रहे. दे विल ऑल बी हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 149 ऑफ द IPC. ये बात याद रखिएगा, ठीक है. सो मूविंग ऑन फर्दर, 142 बताता है बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, whoever being aware of the facts which render any assembly unlawful intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of unlawful assembly. ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं या उसके मेंबर बने रहते हैं ये भी जानने के बाद कि वो अनलॉफुल असेंबली है, देन यू आर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली. पनिशमेंट क्या है सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के होने का पार्ट होने का? वो है 6 months और विथ फाइन और बोथ अंडर सेक्शन 143. तो ये इसमें कोई कॉमन ऑब्जेक्ट प्रोसिक्यूट नहीं हुआ है अभी, नथिंग हैज़ बीन डन. ये सिर्फ वो बात बता रहा है, इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर आप सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के मेंबर ही हैं तो आपको क्या सज़ा होगी. तो आपकी सज़ा वहाँ पे फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज अंडर 143 IPC. और अगर अ पर्सन जॉइंस अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट हो रही है और वो वायलेंट प्रोटेस्ट है, तो और कोई भी व्यक्ति आर्म्ड विद डेडली वेपन्स ज्वाइन करता है, डेडली वेपन्स जैसे रिवॉल्वर, स्वॉर्ड्स, नाइव्स एसेट्रा, थिंग्स लाइक दैट, उसको ज्वाइन करता है, देन उसका पनिशमेंट 2 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, या फाइन या दोनों. ये 144 में है.
145 कहता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। अगर एक लॉफुल ऑर्डर फॉर डिस्पर्सल आता है आपको अंडर सेक्शन 129 सीआरपीसी और सेक्शन 130 सीआरपीसी और 131 सीआरपीसी, तो ऐसे में किसी भी असेंबली की, अनलॉफुल असेंबली की ड्यूटी बन जाती है कि डिस्पर्स कर जाए। और अगर वो नहीं हो, वो क्या कहते हैं, नहीं डिस्पर्स होती, तो अंडर सेक्शन 129 आईपीसी में, सीआरपीसी में, इट इज़ अवेलेबल टू द पुलिस ऑफिसर एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू डिस्पर्स इट बाय द यूज ऑफ सिविल फोर्स, that is your police officers, and under section 130 and 131 the dispersal of the unlawful assembly can be done by usage of armed forces. all right, तो ये तो खैर सीआरपीसी का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उससे इन सब का क्या लिंक है। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 8 ऑफ द आईपीसी, इसका डायरेक्ट लिंक है आपके सीआरपीसी के सेक्शन 129 से सेक्शन 132 तक का, और सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी से भी। तो 145 कह रहा है कि मान लीजिए एक असेंबली अनलॉफुल हो गई, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आता है, कहता है डिस्पर्स कर जाओ, या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आता है और कहता है कि आप लोग डिस्पर्स कर जाइए अब, लेकिन उसके बाद भी नहीं डिस्पर्स करते हैं, एंड दे शो दैट दे विल स्टिल रिमेन एंड दे विल कंटिन्यू बीइंग द पार्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो ऐसे में जो भी मेंबर होता है इस असेंबली का, उसका सेंटेंस 2 साल तक बन जाएगा। यहाँ पे डेडली वेपन को लेके वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, जो ऑलरेडी आपको 2 साल की सजा दे रहा है। ये जो आपका 6 महीना था ना बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, वो 145 में डिस्पर्सल के ऑर्डर के बाद भी अगर डिस्पर्स नहीं हुआ तो वो 6 महीना 2 साल में बदल गया। ऑलराइट, तो 6 महीने में कहा जहाँ आपको मैक्सिमम सजा हो रही थी फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, डिस्पर्सल ऑर्डर के नॉन कंप्लायंस की वजह से वही सजा 2 साल तक बढ़ गई, और विथ फाइन और विथ बोथ। राइटिंग पे अभी हम बाद में आएंगे। राइटिंग इज मेयरली यूसेज ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय द अनलॉफुल असेंबली। राइटिंग पे अभी हम बाद में आएंगे, पर मेन चीज पे आते हैं, दैट इज सेक्शन 149। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को जानने के लिए 149 बहुत एसेंशियल है जानना। जुडिशरी के एग्जाम में मेजॉरिटी इसी चीज का सवाल आता है, सेक्शन 34 और 149 का। तो एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ये 149 बताता है कि जो भी मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, अगर कोई कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में कोई ऑफेंस कमिट किया है तो सारे के सारे मेंबर्स उसके गिल्टी होंगे। तो अगर कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में किसी का मर्डर हुआ है तो एवरी मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली इज लाइबल फॉर दैट। तो ये जो आप मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस देखते हैं ना, इसका प्रॉपर लीगल टर्म है अनलॉफुल असेंबली। ऑलराइट, ये इसका प्रॉपर लीगल टर्म है। सो 149 पे आते हैं। इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, ये पार्ट 1 है, ये फर्स्ट हेडर है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद डिसजंक्टिव शुरू होता है, डिसजंक्टिव और, यहाँ पे और लगाया गया है, ठीक है। और का लगाने का मतलब है लेजिस्लेचर आपको बता रहा है कि जो सेकंड पार्ट जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये दूसरा क्लॉज है जो आपको अलग से पढ़ना है। तो पार्ट फर्स्ट क्या है? इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया जो प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में था, तो आप उसके लिए लायबल हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है? or such as the member of assembly knew to be likely to be committed in the prosecution of that object, then every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense. ये जो knowledge वाला जो part है second clause है। first part तो ये कहता है कि आपको मान लीजिए common object था आपका एक अनलॉफुल असेंबली का मर्डर करना, ठीक है। एक अनलॉफुल असेंबली मर्डर करना चाहती थी किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो वो तो सीधी सी बात है कि वो गए और कॉमन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, पूरी असेंबली को पता था। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, जो ये कहता है और एज सच मेंबर ऑफ द असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, ये लेजिस्लेचर ने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया क्योंकि लेजिस्लेचर ये कहना चाहता है इवन दो हो सकता है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट कुछ और हो, लेकिन अगर आपको कोई नॉलेज थी कि ऐसा ऑफेंस कमिट हो सकता है और यू न्यू इट टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, तो आप उसके लिए भी लाइबल होंगे इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मान लीजिए
एक अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट है ए को मारना, ठीक है, ए अपने घर पे रह रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो वो उसके घर जाते हैं उसको मारने के लिए, तो ये भी तो एक्सपेक्टेड है ना कि उसके फैमिली मेंबर्स भी रेजिस्ट करेंगे, डिफेंस करेंगे, वो भी तो ए को बचाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि वो उसके फैमिली मेंबर हैं। तो अगर इस अनलॉफुल असेंबली ने, जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट है ए को मारना, अगर ये बाकी मेंबर्स को भी मारती है तो ये उसके लिए भी लाइबल है, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट में नहीं फॉल करेगा, ये पार्ट सेकंड में फॉल करेगा, जो कह रहा है सच मेंबर्स ऑफ द असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, क्योंकि ये उनकी नॉलेज में था। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था? प्राइमरली टू किल ए, उसके अलावा किसी को मारने का नहीं था। लेकिन जब ए को बचाने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स आए तो उनको भी मार दिया, तो ये नॉलेज वाले पार्ट में चला जाएगा। तो वो ये डिफेंस नहीं ले सकते कि हमारा ऑब्जेक्ट तो सिर्फ उसको मारने का था, इनको मारने का नहीं था। सो दैट डिफेंस कैन नॉट बी टेकन। तभी लेजिस्लेचर ने यहाँ पे डिसजंक्टिव और लगाया है, ये अलग अलग पढ़ा जाएगा, ये एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको एक साथ पढ़ा तो आप उसका स्कोप मिस कर देंगे। इसका स्कोप प्रॉपरली ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो और है ना, ये डिसजंक्टिव है कि सच एज द मेंबर ऑफ द असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, तभी लेजिस्लेचर ने और लगाया है यहाँ पे, वरना और ना लगाता, वो एंड लगा सकता था, या वो कंटिन्यू कर सकता था, या वो ये पूरा पार्ट स्किप कर सकता था। तो इसलिए जो ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ही पनिशेबल नहीं है, सिर्फ प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं है, हर उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है विच द असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक अनलॉफुल असेंबली है, किसी लड़की को ज़बरदस्ती उसके घर से अगवा करना चाहती है, ठीक है, रूरल इंडिया में अक्सर होता है, तो अगर वो ऐसा करना चाहती है तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक मॉब जा रहा है घर पे और जानता है कि वहाँ पे उसके भाई, फादर और बाकी के मेल मेंबर्स होंगे जो 100% रेजिस्टेंस करेंगे ऐसी एक्ट का, कोई ऐसे तो कहेगा नहीं यहाँ जाके अबडक्ट कर लो, तो अगर वो रेजिस्टेंस करते हैं और उनका मर्डर हो जाता है, उनको मार दिया जाता है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट टू अबडक्ट दैट गर्ल और टू अबडक्ट दैट वुमेन, तो in that situations they will be held liable even though their common object was to what? To abduct that particular girl or woman as the case may be। ठीक है, जब गर्ल शब्द का यूज़ होता है लॉ में तो वो 18 के नीचे वाली लड़कियों का होता है, और जब 18 के ऊपर एज ऑफ मेजॉरिटी के ऊपर की लड़कियों की हम बात कर रहे होते हैं, वी कॉल देम इन लॉ वुमेन। ठीक है, प्रॉपर लीगल टर्मिनोलॉजीज ये हैं। सो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एक असेंबली क्या है और ये जो नॉलेज टू बी लाइकली टू बी कमिटेड वो क्या है। इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पर मैं आपको इलस्ट्रेशन देके ये पॉइंट्स क्लियर ही करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे कि फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में अंदर बहुत डिफरेंस है। सो अब ऐसे समझिए, एक और आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ। मान लीजिए एक अनलॉफुल असेंबली जाती है आर्म्ड विद डेडली वेपन्स घर से सामान लूटने, ठीक है, ए के घर से सामान लूटने, ए के सारे फैमिली मेंबर्स हैं। अब प्रोसिक्यूशन जो कॉमन ऑब्जेक्ट असेंबली का है वो मेयरली रॉबरी का है, फैमिली मेंबर रेजिस्ट करते हैं, वो उनको मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या होगा? वैसे तो प्राइमरली ये डकैती होगा, लेकिन अभी उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट डकैती राइट नाउ। अब अगर जब वो उसको मार देते हैं, जो भी मेंबर्स रेजिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वो ऑफेंस की कैटेगरी में जा रहा है विच द असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। ये हो सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट ना हो, कॉमन ऑब्जेक्ट तो उनका सिर्फ क्या कहते हैं सामान लूटना था, तो अगर सामान वो सीधे दे देते तो हो सकता है किसी का मर्डर ना होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने रेजिस्ट किया तो उनको मारा गया। तो अब अगर वो ये बोलते हैं कोर्ट में कि हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ पैसा लूटना था, हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट मारना नहीं था, तो कोर्ट उन्हें 149 पढ़ा देगा ढंग से और बोल देगा कि आप उन सब एक्ट्स के लिए भी लायबल हैं विच यू नो टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। अब भाई अगर आर्म्ड क्या कहते हैं अनलॉफुल असेंबली जा रही है कहीं सामान लूटने किसी घर से, तो उसको ये तो पता होगा ना कि वहाँ से रेजिस्टेंस होगा,
और रेजिस्टेंस होगा तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके आए थे कि हम इनको मार देंगे। वो कॉमन ऑब्जेक्ट उनका नहीं था, कॉमन ऑब्जेक्ट उनका ये था कि हम सामान लूटेंगे, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड में ये ज़रूर था कि अगर उन्होंने रेजिस्ट किया तो इट कुड बी पॉसिबल कि हमें फोर्स यूज़ करनी पड़े और उनकी जान चली जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये सेकेंड पार्ट में फॉल करेगा, ना कि फर्स्ट पार्ट में। तभी मैंने आपको इतना डिफरेंस बताया। और वही सिमिलरली ये उस सिचुएशन में भी फॉल करेगा जहाँ पे एक अनलॉफुल असेंबली जा रही है किसी वुमन को, मान लीजिए अबडक्ट करने में उसके घर से, और जब अबडक्ट करने जा रही है तो उसके फैमिली के मेल मेंबर्स और बाकी मेंबर्स रेजिस्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो उनको मार देते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट असेंबली का क्या है, हालांकि अबडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमन है, लेकिन यहाँ पे उनका कन्विक्शन इस बात पे हो रहा है कि मेंबर्स ऑफ द असेंबली न्यू दैट द पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ दैट वुमन इज लाइकली टू बी कमिटेड इफ दे रेजिस्टेड हर अबडक्शन, जो कि वो नेचुरल है करना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकेंड है इसमें बहुत अंतर है। अगर आपने इन दोनों पार्ट में डिफरेंस नहीं समझा तो आप 149 का स्कोप नहीं समझ पाएंगे। दैट इज वाई ये प्राइमरली जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज कैटेगोरिकली सेड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर पार्ट फर्स्ट ऑफ द सेक्शन 149 एंड पार्ट सेकेंड। हालांकि सेक्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं लिखा है, लेकिन उसको कोर्ट ऐसे ही पढ़ता है कि ये जो if offense is committed by a member of unlawful assembly in prosecution of common object of that assembly, ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 क्या है, और such a member of the assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object। तो ये जो है आपका सेकेंड पार्ट है। तो जो भी ऑफेंस जो आपकी नॉलेज में थे, जो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कमिट किए जा सकते हैं, आप उसके लिए भी लाइबल हो, नॉट ओनली फॉर द अल्टीमेट कॉमन ऑब्जेक्ट एक्ट। ठीक है, और ये अभी से नहीं है, प्राइवी काउंसिल के टाइम से है। सुप्रीम कोर्ट ने यही पोजीशन अप्रूव की है और ये आज तक चलती आ रही है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस डिफरेंस। ये डिफरेंस फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटायर स्कोप ऑफ सेक्शन 149 ऑफ द CRPC। ठीक है, तो I'll first tell you about the object of section 149। अब हम धीरे धीरे इसके केस लॉ से डील करेंगे। ठीक है, the object of section 149 is to prevent resort to criminal force by 5 or more persons to do any of the acts set out in the section। क्योंकि आप जानते हैं जब मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग एक साथ ऑफेंस कमिट करते हैं तो इंकरेजमेंट मिलता है ना। अकेले आदमी ऑफेंस करने में फिर भी डरेगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोग एक ही ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो एक इंकरेजमेंट मिलता है। तो 149 इज ऑल्सो देयर टू कर्ब दैट टेंडेंसी। और किसी भी असेंबली के अनलॉफुल होने के लिए 5 एसेंशियल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, रिमेंबर देयर आर 5 एसेंशियल पॉइंट्स फॉर अ कंपनी टू बी कॉल्ड एन अनलॉफुल, सॉरी, फॉर एन असेंबली टू बी कॉल्ड एन अनलॉफुल असेंबली। फर्स्ट, असेंबली में 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 141। assembly which is not lawful from its inception does not become unlawful assembly because its refusal of the order to obey to be dispersed. Moreover, it does not become unlawful assembly by the reason of its lawful act exciting others to do unlawful act। तो ये भी डिफरेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई असेंबली है जो लॉफुल है, जो खुद कोई ऑफेंस नहीं कर रही, वो एकदम लॉफुल काम कर रही है और 141 के 5 क्लॉजेज में कहीं फॉल नहीं कर रही, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर नहीं की जा सकती। अगर मान लीजिए ज़बरदस्ती बिना किसी जस्ट कॉज के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपको कहता है कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, इवन दो यू आर नॉट इन अनलॉफुल असेंबली, तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, आपकी असेंबली अभी भी अनलॉफुल नहीं हुई है। और दूसरा, एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर अनलॉफुल असेंबली वैलिडली प्रोटेस्ट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, अपने साइन पोस्ट लेके बैठी है किसी डेजिग्नेटेड स्पॉट पे, और क्या कहते हैं, उनके प्रोटेस्ट की वजह से मान लीजिए कोई ऑपोजिट फैक्शन ग्रुप है वो गुस्सा हो जाता है, और उसकी वजह से वो जो ऑपोजिट फैक्शन है जिसका उस असेंबली से कोई लेना देना नहीं, वो अनलॉफुल एक्ट करने लगता है, तो उस वजह से आप लोग अनलॉफुल असेंबली में नहीं हो जाते। यू आर नॉट डिक्लेयर्ड as an unlawful assembly, where a lawful act of a particular assembly excites other people to do unlawful act,
Here the assembly which is performing a lawful act is not termed as unlawful assembly. ये भी डिफरेंस ध्यान रखिएगा. साथ में ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि an assembly which is lawful in its inception may become unlawful by subsequent act of its member. ठीक है. लेकिन मोतीदास, इसमें एक केस भी बता दूं, मोतीदास स्टेट ऑफ बिहार में उसके पेक्यूलियर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अगर मान लीजिए इलीगल एक्ट एक या दो मेंबर्स ने कर दी, जो बाकी के असेंबली मेंबर्स ने बिल्कुल भी उसका ना कॉमन ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, तो ऐसे सिचुएशन में वो अनलॉफुल असेंबली नहीं होती है. यहाँ पे जो एक दो मेंबर्स उस असेंबली ने कोई क्राइम किया है वो अपनी इंडिविजुअल एक्ट के लिए लायबल होंगे. मान लीजिए आपका कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ कोई भी हार्म नहीं करना है, प्रोटेस्ट का कॉमन ऑब्जेक्ट है, असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट है सिर्फ एक लॉफुल डिसेंट देना, और उस डिसेंट में हमेशा केओटिक एलिमेंट्स हमेशा शामिल होते हैं. इन एवरी प्रोटेस्ट देयर आर सम एलिमेंट्स हु आर ऑलवेज देयर टू क्रिएट केओस. तो अगर मान लीजिए एक लार्ज गैदरिंग का फ़ायदा उठा के वो सोचते हैं कि हम कोई ऑफेंस कमिट कर लें, तो ऐसे केस में जिस असेंबली का पार्ट होकर उन्होंने ऑफेंस कमिट किया ना, तो वो असेंबली अनलॉफुल नहीं कहलाएगी. यहाँ पे जो एक या दो लोग जिन्होंने वो काम किया वो अपनी इंडिविजुअल एक्ट के लिए लायबल होंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा. इसका एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ. अब मान लीजिए कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स की. ठीक है, वो अपनी यूनिवर्सिटी से पुलिस परमिट के साथ एक मार्च करना चाहते हैं वहाँ तक, क्या कहते हैं, जंतर मंतर तक. मान लीजिए उन्हें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं पसंद आई. ठीक है, अब इससे क्या होता है, अब इस असेंबली का फ़ायदा उठाते हैं कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स, वो उस असेंबली का पार्ट बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, असेंबली में चले जाते हैं. फिर वो देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं जिनसे उनकी पुरानी दुश्मनी है. वो तुरंत असेंबली से निकलते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को वो दोनों क्रिमिनल्स गोली से मार देते हैं. तो इस सिचुएशन में क्या ये कहा जा सकता है कि जो असेंबली जो जा रही थी उसका कॉमन ऑब्जेक्ट पुलिस ऑफिसर का मर्डर करना था या क्रिमिनल फोर्स दिखाना था? द आंसर इज़ नो. यहाँ पे नहीं था. यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट तो एक लॉफुल डिसेंट करना था. अब इस असेंबली का फ़ायदा उठा के अगर क्रिमिनल्स ने एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की जान ले ली, तो ऐसे केस में क्रिमिनल्स को उनकी ओवर्ट एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा, असेंबली को नहीं किया जाएगा बाय द यूज ऑफ 149. ठीक है, यहाँ पे 149 नहीं अप्लाई करेगा. ऐसे ही एक और सिचुएशन समझ लीजिए, जब दो फैक्शन लड़ाई करते हैं आपस में. ये स्कूल्स में बहुत होता है, लड़कों को जनरली पता होगा कि मान लीजिए दो कॉलेजेस के लड़के मिले, आपस में झगड़ा कर रहे हैं. ठीक है, तो उन दोनों जो ऑपोजिट फैक्शन है ना, जो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मान लीजिए सब लोग अरेस्ट हो गए, और फिर वहाँ पे ग्राउंड लिया जाता है. प्रोसिक्यूशन कहता है ये सारे के सारे लोग, दोनों स्कूल के लोगों को मिला के ये सारे के सारे लोग अनलॉफुल असेंबली हैं. तो यहाँ पे अनलॉफुल, वो क्या कहते हैं, अनलॉफुल असेंबली एक सेंस में है, पर उनके बीच में कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है. एक फैक्शन का कॉमन ऑब्जेक्ट दूसरे को पीटना है, दूसरे फैक्शन का कॉमन ऑब्जेक्ट दूसरे को पीटना है. ठीक है, सो दे म्यूचुअली वांट टू बीट ईच अदर. तो यहाँ पे उन दोनों को एक साथ रख के आप कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं साबित कर पाएंगे. उन दोनों को अलग अलग रख के तो आप कॉमन ऑब्जेक्ट साबित कर सकते हैं, पर एक साथ रख के उनको कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं साबित कर सकते. ठीक है, तो मैं थोड़ा इलस्ट्रेशन और क्लियर कर देता हूँ अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो. कि मान लीजिए हिंदू कॉलेज और दिल्ली और क्या कहते हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के लड़के आपस में लड़ाई करने लगे, और मान लीजिए 50 लोग, 25 स्टीफेन कॉलेज के हैं, 25 हिंदू कॉलेज के हैं, दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं. अब हुआ क्या कि पुलिस आती है, 50 को अरेस्ट कर लेती है, ले जाती है अपने साथ. उन पे 149 का किसी भी ऑफेंस को, मान लीजिए मिसचीफ का ले लिया, कोई भी छोटे मोटे सेक्शन लगा दिए, उसके 149 से रीड कर दिया, और 50 के 50 को कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया. अब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये कहेगा कि आप 149 के पर्पज़ से तो उनको कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली में कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए. यहाँ पे इन 50 लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है.
यहाँ पे आधे लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट दूसरे फैक्शन से लड़ना था। तो 25 के लिए दूसरे जो 25 थे हिंदू कॉलेज के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज वाले दुश्मन थे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज वाले के लिए हिंदू कॉलेज वाले दुश्मन थे। तो अगर आप इनको जॉइंटली ट्रायल करोगे तो कॉमन ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब दो फैक्शन आपस में लड़ते हैं तो सारे मेंबर्स डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली बिकॉज दे हैव नो कॉमन ऑब्जेक्ट। वहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है। An offense under section 141 cannot be said to have been committed when two opposite factions commit a riot and a fight, as it cannot be said that both parties shared a common intention, क्योंकि both parties में that both parties shared any common object, क्योंकि अगर both parties में common object same नहीं है तो आप सारे लोगों को 149 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आप ये ज़रूर कर सकते थे कि सेंट स्टीफन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं एक केस में वो हिंदू कॉलेज के लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और हिंदू कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो एक केस में सेंट स्टीफन वाले लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, तब तो शायद आप दिखा पाएँ अनलॉफुल असेंबली और एंड देयर पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्ट, तब तो दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और सबको एक अनलॉफुल असेंबली में डालने की कोशिश की, टू पेंट देम एंड रोप एवरी सिंगल वन ऑफ देम बाय रीडिंग 141 एंड 149 एंड सेवरल अदर सेक्शंस ऑफ राइटिंग एंड एवरीथिंग एल्स टुगेदर। राइटिंग आपका 147 में पनिशेबल है। तो ये सारा जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो ऐसे में कोर्ट कह देगा क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट उन सब के बीच में नहीं है तो आप 149 की एड नहीं ले सकते। हम प्राइमरली अभी 149 की बात कर रहे हैं। तो कॉमन ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है in order to use the aid of section 149, ठीक है। पार्टीज के बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। this has to be understood. It is very important. Then the last thing is that you need to know is that section 149 is an exception to the general principle of criminal law in the sense that a person can be convicted and sentenced on proof of his being a member of an unlawful assembly sharing a common object, notwithstanding whether he participated in the commission of crime or not. तो 149 जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ जो विकेरियस लाइबिलिटी जनरली नहीं लगाता है। विकेरियस लाइबिलिटी आईपीसी बहुत रेयर इंस्टेंसेस में लगाती है, जैसे कि आपका 34 हो गया, आपका अबेटमेंट का हो गया, आपका ये वाले सेक्शन हो गए, 149 के हो गए। तो जनरली जो क्रिमिनल लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि एवरी मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स। जो आदमी काम करता है वो अपनी ओवर्ट एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अनलॉफुल असेंबली के केसेस में और कॉमन इंटेंशन के केसेस में विकेरियस लायबिलिटी यूज़ करता है। और 149 में पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी 149 के लिए कि यू शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द ऑफेंस। सिर्फ इतना देखा जाएगा कि वेदर यू आर द मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली एंड यू हैड द कॉमन ऑब्जेक्ट। ये जहां साबित हुआ कि यू आर द मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली शेयरिंग अ कॉमन ऑब्जेक्ट, ये ट्विन रिक्वायरमेंट्स जहां शामिल हुए, तो वहां पे द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन विल नॉट क्योर यू। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 34 में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 34 में पार्टिसिपेशन इज अ साइन क्वा नॉन, वरना सेक्शन नहीं अप्लाई हो सकता। पर 149 के लिए पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, मियर मेंबरशिप विल कन्विक्ट यू। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब आपको 7 प्रिंसिपल्स हैं। 7 प्रिंसिपल्स बताता हूँ which are required in order to be punished by the aid of section 149। क्या है वो? पहला है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर 149 की एड में से किसी को भी कन्वर्ट करना है तो कमीशन ऑफ ऑफेंस होना चाहिए बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। सेकेंड इज सच ऑफेंस must have been committed in prosecution of a common object of the assembly। तो यही ज़रूरी नहीं कि ऑफेंस हुआ, ये ज़रूरी है कि ऑफेंस वो हुआ जो which was in prosecution of common object of the assembly। तीसरा है कि ऑफेंस must be such as the member of the assembly knew to be likely to be committed। अगर वो मान लीजिए prosecution in common object नहीं है, तो अगर वो ऑफेंस है which the assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, तो भी सफिशिएंट है। चौथा क्या है? देयर मस्ट बी नेक्सस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड द ऑफेंस कमिटेड। ठीक है, अगर मान लीजिए
नेक्सस का मतलब लिंक होना चाहिए, जो ऑफेंस है और कॉमन ऑब्जेक्ट है उसके बीच में लिंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए असेंबली का ऑब्जेक्ट है, एक अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करना, ये ऑब्जेक्ट है, और असेंबली का एक मेंबर जाके मर्डर कराता है या रॉबरी कराता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही हेड्स में नहीं फॉल करेगा। अगर मान लीजिए असेंबली जा रही है ए को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करने, और असेंबली का एक मेंबर सी के घर पे जाके, जो ए का नेबर है उसके घर पे जाके मर्डर कराता है या रॉबरी का, या क्या कहते हैं, रॉबरी नहीं, हाँ रॉबरी कराता है, तो ऐसी सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, ये कॉमन ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ना ही ये उस कैटेगरी में आएगा वेयर द मेंबर्स ऑफ द असेंबली न्यू इट टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट तो आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन करिए, और उस लाइन में जितने भी बैरियर्स आएंगे उनको रिमूव करने के लिए, जो एंड गोल ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए जितने भी बैरियर्स आएंगे, अगर उनको हटाया जाता है तो वो इस तरीके से सोचे जा सकते हैं कि दे आर दी ऑफेंसेस विच द मेंबर ऑफ द असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। तो लिंक ज़रूर होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट और ऑफेंस कमिटेड में। अगर एक मेंबर ने कहीं जाके मर्डर कर दिया किसी दूसरे मेंबर, क्या कहते हैं, किसी सी का, जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन में, तो इन दिस केस नेक्सस नहीं पाया जाएगा ऑफेंस कमिटेड और कॉमन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। हाँ, अगर यही मान लीजिए वायलेंट अल्टरकेशन हो जाता है डिस्पोजेशन के बीच, और जो मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली ए का मर्डर कर देता, क्योंकि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी से निकालोगे तो ऑब्वियसली वो रेजिस्ट करेगा, और अगर कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली वाज टू डिस्पोजेस ए बाय एनी मीन्स पॉसिबल, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो अगर कोई मेंबर ए का मर्डर कर दे तो ये माना जा सकता है कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट था, या द मेंबर्स ऑफ द असेंबली न्यू इट टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। पर ध्यान रखिए, लिंक ज़रूर होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट और ऑफेंस कमिटेड में। पांचवा क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ द मेंबर्स हैड इंडल्ज्ड इन ओवर्ट एक्ट। तो ओवर्ट एक्ट बिल्कुल भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे मेंबर्स की क्या ओवर्ट एक्ट थी, ठीक है। एक ने एक ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था, दैट इज़ इनफ। अब ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि अनलॉफुल असेंबली में हर एक मेंबर की क्या एक्ट थी, ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन नहीं है। फिर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एज द पार्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली एंड शेयरिंग ऑफ एन कॉमन ऑब्जेक्ट इज सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? There should be proximity of time and place both between the members and criminal acts of the member. However, it is not necessary that all members must continue together or help one another at the time of commission of crime. तो members की proximity होनी चाहिए टाइम और प्लेस में, मतलब वो जिस जगह पे ऑफेंस हो रहा है और जिस टाइम पे ऑफेंस हो रहा है उसके आसपास रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक आदमी बिहार में है और ऑफेंस कमिट हो रहा है महाराष्ट्र में, ये पॉइंट नहीं चल पाएगा, तब वहाँ पे उसको क्या कहते हैं 149 के लिए कन्विक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी 100 या 50 मीटर दूरी पे ही हैं और वो असिस्ट कर रहे हैं किसी कमीशन में, क्राइम में, या असिस्ट नहीं भी कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस ही सपोर्ट दे रही है, सो दैट में कम विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 149 डिपेंडिंग अपॉन द पेक्यूलियर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। कट एंड राइट आंसर नहीं होता, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज में हो भी सकता है, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज में नहीं भी हो सकता है। अगर उसमें लिंक पाया गया तो ऑब्वियसली कन्विक्ट हो जाएंगे 149 की 8 से, लेकिन अगर लिंक नहीं पाया गया तो सिचुएशन पलट सकती है। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस इज वेरी एसेंशियल बिटवीन द मेंबर्स एंड द क्रिमिनल एक्ट ऑफ द मेंबर्स। ये नेसेसरी नहीं है दैट ऑल द मेंबर्स मस्ट कंटिन्यू टुगेदर और हेल्प वन अनदर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम। तो ये हो सकता है क्राइम सिर्फ कुछ मेंबर कर रहे हैं पर बाकी लोग सिर्फ मेंबर्स बने हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, they are just remaining passive, even then they will be liable। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर मेंबर ने ऑफेंस किया हो, उसके कोई भी मेंबर अगर ऑफेंस कर दे तो एंटायर असेंबली विल बी हेल्ड लाइबल। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज द वर्ड्स इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट
do not mean during prosecution of common object of that assembly. Thus, if an unlawful assembly goes with a common object of theft and unknown to others, a member rapes someone, the offense of rape cannot be attributed to all 5 or more. Similarly, if criminal act was fresh and independent transaction springing wholly from the mind of the doer, the others are not liable merely because when it was done, they were intending to be partakers with the doer of criminal act. This section will not apply where several persons intend to commit an act and one of them wholly independent of the others commit another different act not envisaged by the rest of the members or not knew it to be likely to be committed. ठीक है, तो आप इन पॉइंट से समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर ने इन वर्ड्स का यूज किया होता ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट रादर देन वर्ड, लेकिन वर्ड्स क्या यूज किया है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट. अगर ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज किया होता ना लेजिस्लेचर ने, तो अगर कोई भी मेंबर कोई भी एक्ट कर देता थ्रू आउट, तो अभी जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि चोरी करने जा रहे हैं मेंबर्स पर, वहाँ पे एक मेंबर ने कहीं जाके रेप कर दिया ड्यूरिंग द, मान लीजिए फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, तो ऐसे केस में ये सारे मेंबर लायबल हो जाते हैं अगर ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट वर्ड्स यूज किए होते लेजिस्लेचर ने. पर लेजिस्लेचर ने इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के वर्ड्स का यूज किया है. उसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ही अनलॉफुल असेंबली को लायबल किया जा सकता है, या उन ऑफेंस के लिए जो असेंबली को पता है आर लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. उन ऑफेंसेस के लिए नहीं जो वोली इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है किसी मेंबर के माइंड का या उसकी सोच का. ठीक है, तो अगर वो कोई भी मेंबर इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है एकदम डिफरेंट तरीके से, एकदम दूसरे, मतलब उसका ट्रांजैक्शन कॉमन ऑब्जेक्ट से कुछ रिलेट ही नहीं करता, तो ऐसे केस में असेंबली को उसके ऑफेंस के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती. वो जो मेंबर है उसको उसकी ओवर्ट एक्ट के लिए अलग से सज़ा मिलेगी. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. अगर यहीं पे लेजिस्लेचर ने ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट लिख दिया होता तो वहाँ पे ये जो रेप और दूसरे ट्रांजैक्शंस वाली जो बात की ये भी इंक्लूड हो जाता और पूरे मेंबर लायबल हो जाते. ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखा करिए कि लेजिस्लेचर ने कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. लेजिस्लेचर कभी भी वर्ड्स बेफालतू नहीं यूज़ करता. देयर इज़ अ ग्रेट विजडम which the legislature has while enacting a particular provision in the statute. The legislature will never at all use a word for the sake of using the word. Every word has a great meaning attached to it. तो ख़ास तौर से इन सेक्शंस में जिसमें नुआंसेस बहुत है, तभी मैं नुआंसेस वाले सेक्शंस को ज़्यादा कवर करता हूँ जिससे आपको उसका पूरा का पूरा स्कोप पता हो. So I think for today this would be enough. Tomorrow we'll deal with the points that presence से क्या होता है, फिर केस लॉ इसके ऊपर क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन सिनोनिमस नहीं है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव नॉलेज किस तरीके की होनी चाहिए, और क्वीन वर्सेस साबिद अली और मिजाजी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के का क्या रेशियो है, राजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हेल्ड हुआ था. ये सारी चीज़ें अब हम लोग धीरे धीरे deal with करेंगे so that we can completely deal with the entire scope of section 149 of the IPC. That's it for today.